फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम ट्रिक्स। आज हम मेगा सीरीज के अंतर्गत संपूर्ण सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी प्रमुख टॉपिक को कवर करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करें। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान से। इसमें न्यूटन की गति के नियमों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो हम पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार बन चुका है कि किस पुस्तक में न्यूटन ने अपने गति के नियमों को प्रतिपादित किया, तो उस बुक का नाम है प्रिंसिपिया। नेक्स्ट है न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, हम देखते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि हम उदाहरण से समझते हैं, अगर कोई एक पत्थर रखा हुआ है, अगर हम उसमें अपना दबाव नहीं देंगे, हाथ से उसे धकाएंगे नहीं, तो वो नहीं हिलेगा, जैसा का तैसा ही वर्षों तक पड़ा रहेगा। यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, गतिमान है, अगर तो वो वैसे ही चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? वैसे ही जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी कि कोई भी दूसरा बल उस पर ना लगे, उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तब तक वो वैसे ही चलती रहेगी। आगे देखते हैं। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं या इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़त्व का नियम किस नियम को कहा जाता है, पूछ लिया जाता है। वह बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु क्या होती है, अपनी जो प्रारंभिक अवस्था है, जो विराम की अवस्था है, वो अगर रखा है तो उसे हम क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। प्रथम नियम से हमें किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा, कि हम अगर किसी भी वस्तु में बल नहीं लगाएंगे तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बल की परिभाषा क्या है, हम देखते हैं। वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, यह परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूटन होता है। आगे बढ़ते हैं। जड़त्व के कुछ प्रमुख उदाहरणों को हम ट्रिक से याद करेंगे। तो पहला है जड़त्व के है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से रिलेटेड ये उदाहरण है। ठीक है, तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है हमारी। एक व्यक्ति रेल से जा रहा है, कोई व्यक्ति है जो ट्रेन में जा रहा है, उसने गोली चलाई और गोली चलाई तो उससे क्या हुआ, ट्रेन में जो खिड़कियाँ लगी रहती है ना, उसमें कांच में छेद हो गया। तो उसके पीछे लोग हथौड़ा लेकर दौड़े, क्योंकि भाई उन्होंने गोली चला दी, तो लोग वह क्या लेकर दौड़े? हथौड़ा। और वह ट्रेन से कूद गया। फिर ट्रेन से कूदने के बाद क्या हुआ, पेड़ से टकरा गया, और जैसे ही पेड़ से टकराया तो भाई उन्होंने पेड़ के फल खा लिए। और रेल रुकने पर लोगों ने उसकी कैसे पिटाई की? डंडे से पिटाई की। तो हम ऐसे याद रखेंगे। तो इससे हम रिलेट करते हैं। पहला है ठहरी हुई ट्रेन, यानी जो ट्रेन खड़ी रहती है वो अचानक जब चलने लगती है तो जो व्यक्ति उसमें बैठा है वो क्या होता है? पीछे की ओर झुक जाता है। और चलती मोटर कार या टू व्हीलर में भी कोई अगर व्यक्ति बैठा हुआ है और वो अचानक से क्या होगी? रुक जाएगी, तो जो व्यक्ति बैठा है वो आगे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंट है। और थर्ड है गोली चलाने पर शीशा में छेद हो जाता है, जबकि अगर हम शीशा में पत्थर मारेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। नेक्स्ट है हथौड़े को हत्थे पर कसने के लिए हथौड़े को क्या करते हैं? ज़मीन में मारते हैं, तो उससे क्या? कसाव ज़्यादा होता है। और पेड़ हिलाने पर फल कहाँ गिरते हैं? फल नीचे की ओर गिरते हैं। पेड़ हिलाने पर फल नीचे की ओर गिरते हैं। चलती ट्रेन से कूदने पर व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। और डंडे से कम्बल पर मारने से क्या होता है? धूल के कण जमीन पर गिर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, इसे भी हम ट्रिक से याद रखेंगे क्योंकि ये नियम सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से नियम से रिलेटेड है। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है हमारी। क्रिकेटर ने कैच लिया, क्रिकेटर ने कैच लिया तो भाई उसने बहुत अच्छा कैच लिया, तो उसको क्या हुआ, कांच का इनाम मिला। कांच का इनाम मिला है तो उसको संभाल के ले जाएगा। तो उनने क्या किया, साकब वाली गाड़ी में रखा। काय में रखा उसको, साकब वाली गाड़ी में रखा और बैठकर घर चला गया। तो हम इससे रिलेट करते हैं। क्रिकेटर गेंद को कैच लेते समय हाथ थोड़ा पीछे कर लेता है, उससे उसे हाथ में चोट नहीं लगती। सेकंड है, कांच के बर्तन को पैक करने से पहले उसे क्या करते हैं, भूसा से लपेटा जाता है ताकि वह टूटे ना। और थर्ड है, गाड़ियों में साकप लगे होते हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम को हम ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक ऐसी है कि रॉकेट नाम का एक बंदर है, एक बंदर का नाम क्या है, रॉकेट है। रॉकेट नाम का बंदर, उसके पास एक बंदूक थी, तो वो क्या हुआ भाई, बंदूक लेकर कहाँ कूद गया, कुएं में कूद गया। रॉकेट नाम का बंदर बंदूक को लेकर कुएं में कूदा। तो देखिए, रॉकेट से ईंधन यानी कि धुआं जो निकलता है वो नीचे की ओर जाता है, परंतु रॉकेट को ऊपर जाने में सहायता देता है, यानी मदद करता है। रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। नाव से कूदने पर नाव थोड़ी पीछे की ओर हट जाती है और बंदूक से गोली चलाने पर हाथ में पीछे की ओर धक्का लगता है। कुएं से पानी निकालते समय रस्सी टूटने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। तो यहाँ हमने न्यूटन के तीनों नियमों को बहुत ही आसान ट्रिक से याद किया, जो हमें लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा परिवर्तित करने वाले कुछ उपकरणों को। पहला है डायनामो। डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। तो हम इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जो डायनामो को हम रिलेट करेंगे डायन से। अब जो डायन है तो उसे भगाने के लिए कौन आएगा, यांत्रिक आएगा सबसे पहले, और उसे करंट देगा तो वो भाग जाएगी, यानी क्या देगा, विद्युत देगा। तो डायन, यांत्रिक और विद्युत, हमने इसे याद रख लिया। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो रासायनिक ऊर्जा यानी मोमबत्ती जब जलती है तो वो कुछ भी उसमें बचता नहीं है और उससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है और ऊष्मा भी निकलती है। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखते हैं सोलर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल आपने देखा ही होगा, धूप से उसमें खाना पकाया जाता है, उसे धूप में रख दो तो उसमें खाना बन जाता है। इसी प्रकार क्या होता है कि जो सूर्य की ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेकंड है सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जब सितार बजाते हैं तो वो सितार क्या है, एक यंत्र है और उससे क्या निकलती है, आवाज़ यानी ध्वनि। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है, सितार करता है। नेक्स्ट है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। और नेक्स्ट है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं उनके खोजकर्ता को हम याद करेंगे। जिसमें ट्रिक है हम उसे आपको ट्रिक से बताएंगे, आपको याद रखने में आसानी होगी। पहला है गामा किरणें। गामा किरणें के खोजकर्ता कौन है, बेकुरल। और इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है, क्योंकि इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे किरणें यानी एक्स किरणें। एक्स किरणें को हम एक्सरे से रिलेट करेंगे।
जब छोटे बच्चे को हम एक्सरे कराने ले जाते हैं तो क्या होता है, वो रोने लगता है, रोनते जन। बच्चे लोगों को कभी कभी कोई माँ गुस्से में जन भी बोल देती है, तो हम इसे रिलेट करने के लिए कर रहे हैं कि बच्चा क्या होता है, रोने लगता है। तो एक्स किरणें हमने रिलेट कर लिया। इसके खोजकर्ता कौन है, रोन्टेजन, और इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, परावैंगनी किरणें। अब परावैंगनी आप सभी जानते हैं, जो सूर्य से आती है और इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है, त्वचा कैंसर वगैरह। तो इसके आविष्कारक या खोजकर्ता कौन है, रिटर। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि परावैंगनी किरणें जो है, जब वो सूर्य से आती है तो ओजोन परत क्या करती है, इसको रिटर्न कर देती है, हमारी पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है और इसको क्या कर देती है, रिटर्न कर देती है। तो इसी प्रकार हम याद कर सकते हैं कि परावैंगनी किरणें के खोजकर्ता है रिटर। इसका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट है दृश्य किरणें या दृश्य विकिरण। इसके खोजकर्ता है न्यूटन। इसका उपयोग हम वर्तमान में देखने में करते हैं। अगर हमको कुछ वस्तु दिखाई देती है तो वो दृश्य किरणें के कारण ही दिखाई देती है। हम इसे इस प्रकार याद रखेंगे, हमारी आंखें जो क्या हमेशा क्या नए नए न्यू दृश्य देखना पसंद करती है, न्यू दृश्य देखना पसंद करती है। तो ये रिलेट हुआ कि दृश्य विकिरण के खोजकर्ता है न्यूटन। नेक्स्ट है अवरक्त किरण। इसके खोजकर्ता है हर्शेल। हम इसे कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं कि रक्त यानी ब्लड, और ब्लड क्या होता है, हर एक सेल में होता है, सभी सेल में क्या होता है, ब्लड होता है। तो रक्त सभी सेल में होता है, हर सेल में। तो अवरक्त किरणें के खोजकर्ता हुए हर्शेल। इसका उपयोग, यह किरणें ऊष्मीय विकिरण है, यह जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ा देती है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने, रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है। नेक्स्ट है लघु रेडियो तरंगे। इसके खोजकर्ता है हेनरिक हर्ट्ज, और इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन आदि में किया जाता है। तो दोस्तों आगे हम ध्वनि तरंगों के बारे में देखते हैं। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, अश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। इनके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं। तरंगों का आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। किन्हें अवश्रव्य तरंगे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। अवश्रव्य तरंगों को मानव का कान नहीं सुन सकता। ठीक है। सेकेंड है श्रव्य तरंगे। श्रव्य यानी कि सुनाई देने योग्य तरंगे। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। इन्हें हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को मानव के कान सुन सकते हैं। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे वे होती हैं जिन्हें हमारे मानव के कान नहीं सुन सकते। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी भूकंप आता है तो कुत्ते को यह पता चल जाता है कि कोई घटना होने वाली है। ये पराश्रव्य तरंगों के कारण ही संभव है। और चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों के कारण ही रात में चल पाती है। इन तरंगों को गाल्टन की सीढ़ी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत पतली यानी कि बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इसमें क्या होता है? बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही
उनका तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। हम पराश्रव्य तरंगों के कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों को देखते हैं। पहला है संकेत भेजने में, क्योंकि ये पतली होती है इसलिए इन्हें एक किरण पुंज के अनुसार हम इन्हें कहीं भेज सकते हैं। तो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। नेक्स्ट है कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियाँ की काली हटाने में। जो बहुत बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती है और वो धुआं के कारण अंदर से काली हो जाती है, तो उनकी काली हटाने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का यूज़ होता है। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में तथा गठिया रोग के उपचार में और मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने में भी किसका उपयोग होता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। तो हम आगे देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में पहला है बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। जो हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, एक आईना, मिरर, उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं, जो दाढ़ी बनाने में काम आता है। तथा आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर्स के द्वारा भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्चलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोलर कुकर बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हम आगे उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, उसके ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु से छोटा एवं सीधा व आभासी बनता है। और इसके प्रमुख उपयोग है, इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। जो सामने के लाइट्स वो लगे होते हैं आईने, उसमें उत्तल दर्पण होता है, जिससे हमें पीछे की जो भी गाड़ियाँ दिखाई देती है। तथा सोडियम परावर्तक लैंप में किया जाता है। और प्रकाश के अपवर्तन की हम घटनाएं देखते हैं क्या क्या होती है। प्रकाश के अपवर्तन की प्रमुख घटनाएं, द्रव्य में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, पर दोनों टाइम उसका कलर एक अजीब ही होता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है। अगर हम बाल्टी में एक सिक्का डाल दें पानी भर के, तो वो सिक्का हमें वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देगा। नेक्स्ट है जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। अब आगे हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रमुख उदाहरणों को देखेंगे। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है हीरे का चमकना। यह किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना और जल में पड़ी बर्फनली का चमकना। कांच में आई दरार हमको चमकीली दिखाई देती है, वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव है। हम नेक्स्ट मानव के नेत्रों को देखेंगे, जिससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, अब हम निकट दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। निकट दृष्टि दोष, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता। निकट से हम लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट यानी निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती होगी, पर निकट यानी निकट की वस्तु तो देख लेते हैं, पर जो दूर रखी हुई वस्तु है वो हमें दिखाई नहीं देती है। इसके क्या कारण है देखते हैं। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर रेटिना के आगे बनने लगता है।
क्या होता है, रेटिना के आगे बनने लगता है। किसमें, निकट दृष्टि दोष में। इसके निवारण के लिए देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग, अवतल लेंस का। इसे मायोपिया भी कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को। तो हम निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, ये ऐसे याद रख सकते हैं, निकट और ये अवतल। तो ये निकट जो है थोड़ा लंबा शब्द है और अवतल भी थोड़ा लंबा शब्द है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष, इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है किंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसके क्या कारण होते हैं, देखते हैं। लेंस की गोलाई कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस की जो गोलाई थी वो बढ़ गई थी, अधिक हो गई थी। पर दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि लेंस की गोलाई कम हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। इस कारण निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वस्तु का तो वो रेटिना के पीछे बनता है, परंतु निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनने लगता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो इस रोग के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, देखते हैं। रोग का निवारण, इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अब हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष, अब ये दूर लिखा हुआ है और ये उत्तल लिखा हुआ है। तो देखिए ये भी छोटा शब्द है और ये भी छोटा है, तो हम इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होगा कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जरा दृष्टि दोष। वृद्धावस्था में, यानी जब 60 से ऊपर की एज हो जाती है तो वृद्धावस्था के कारण आँख की जो असमंजस क्षमता है वो घट जाती है, जो देखने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है। या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई लोगों को ये देखने की जो क्षमता है वो समाप्त ही हो जाती है, उन्हें दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण व्यक्ति ना दूर की वस्तु देख पाता है और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। इसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस रोग का निवारण है, इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का। और उत्तल लेंस और किस में यूज़ होता है, दूर दृष्टि दोष में। हमने ऐसे याद रखा था कि दूर भी छोटा वर्ड है और उत्तल लेंस भी छोटा वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टि बेशम, या इसे अविंदुकता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक से देख पाता है, क्षैतिज दिशा में देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता। और इस दोष से निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का, बेलनाकार लेंस का। चलिए हम आगे देखते हैं। अब सदिश और अदिश राशियों को, इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। सदिश राशियाँ, सदिश राशियों में एक हमारी ट्रिक है पहली कि सदिश राशियों में व होता है और अदिश राशियों में व नहीं होता है। और हम सभी राशियों को इस तरह भी याद रख सकते हैं कि विषुवत बल, इससे ये राशियाँ निकलेगी विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। नेक्स्ट है अदिश राशियाँ। अदिश राशियों की ट्रिक है उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार और चाल। हमने अभी देखा था कि अदिश राशियों में वह नहीं होता है, हमारी ट्रिक ये थी। पर यहाँ पे ये दो अपवाद है, विद्युत धारा और दाब, ये अदिश राशियाँ हैं क्योंकि और इसमें बा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भूस्थायी उपग्रह, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल, और पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे, तो इसका भी परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। और ये क्या कहलाते हैं, भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी के तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं। कितनी ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर।
भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। नेक्स्ट है पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। जब हम किसी भी पिंड को या किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से या रफ्तार से फेंकेंगे तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये पिछले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। तो कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या इससे अधिक के वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंका जाए तो वह फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। और सूर्य के पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। दाब किसी सतह के एकाग्र क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और यह एक अदिश राशि है। अभी हमने जाना था अदिश और सदिश राशियों को, वो भी ट्रिक से। वायुमंडलीय दाब देख लेते हैं। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है और वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार होता है। इसे याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब में क्या होती है? कमी आने लगती है, जिसके कारण कुछ परिणाम भी होते हैं, घटनाएं होती हैं, हम उन्हें देखते हैं। इसके कारण क्या होता है? पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। जैसे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है ऊंचाइयों पर, तो वहाँ पे क्या होता है? खाना हमारा देरी से पक पाता है और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाते हैं। हमें वैज्ञानिक यह संभावना बता देते हैं कि आज बारिश होने वाली है या मौसम कैसा रहेगा, तो वो इसी के माध्यम से बताते हैं। जैसे बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। सेकेंड है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और थर्ड है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। इसमें स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसे इस तरह याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि एकाएक नीचे गिरना, अर्थात जब आंधी तूफान आते हैं तो पेड़ पौधे अचानक से नीचे गिरते हैं। ओके, एकाएक नीचे गिरते हैं। तो हम इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि आंधी तूफान कब आते हैं? जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक या सडनली नीचे गिर जाता है। और नेक्स्ट हम याद रखेंगे जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती। हम देखते हैं कि जो वर्षा की बूंदें होती है वो ज़मीन पर कैसे गिरती है? धीरे धीरे ही गिरती है। तो इसे हम याद रख सकते हैं कि धीरे धीरे गिरना यानी कि वर्षा होने की संभावना। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन या मौसम साफ रहने की संभावना होती है। जब आंधी तूफान बारिश हो गई तो धीरे धीरे क्या होगा? दिन साफ होने लगेगा। तो हम इससे याद रख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या होगा? मौसम में क्या होगा? साफ होने की संभावना होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे द्रव में दाब। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं।
द्रव के दाब संबंधी पास्कल के कुछ नियम हैं, उन्हें हम देखेंगे। पास्कल के नियम का प्रथम कथन है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, क्या माना जाए? गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य यानी कि ना के बराबर या शून्य मान लिया जाए, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर, द्रव के भीतर जो भी बिंदु है प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? दबाव कैसा होगा? समान होगा। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन देखते हैं। किसी बर्तन में बंद द्रव किसी भाग पर आरोपित बल द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा होता है, चाहे वो पात्र चौड़ा हो या गोल हो या चौकोन या त्रिकोण, उसके आकार में और उसकी आकृति पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता। कौन? द्रव का दाब। और उसमें क्या होता है कि समान, हर तरफ समान क्या लगेगा? दबाव लगेगा, दाब समान रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ससंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण। ओके, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण को क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। और गैसों में ससंजक बल का मान क्या होता है? नगण्य होता है, यानी कि गैसों में ना के बराबर ससंजक बल का मान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, असंजक बल, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहा जाता है। असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। ओके, पृष्ठ तनाव, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। और वर्षा की बूंदें भी पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। हम किसी बर्तन में या किसी पात्र में पानी रख लेते हैं और अगर सुई कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल पतली होना चाहिए, तो हम उसे क्या करेंगे? पानी के ऊपर तैरा सकते हैं। अन्यथा क्या है? मोटी सुई नीचे डूब जाएगी। और ये क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही हो पाता है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मेल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। जब हम पानी में साबुन को घोल देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, केशिकत्व की क्रिया क्या होती है? इसके लिए हमें पहले केश नली समझना होगा। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केश नली कहलाती है। केश नली एक खोखली होती है नली, और उसमें क्या होता है? त्रिज्या जो होती है उसकी बहुत ही कम होती है, क्योंकि एक नली होती है तो वो नली कैसी होती है आप जानते हैं। और जो त्रिज्या होती है वो चारों तरफ की होती है, समान होती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। केश नली में अगर हम किसी द्रव को भरते हैं तो उसके ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को ही हम केशिकत्व कहते हैं। इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं, हम उन्हें देखते हैं। ब्लोटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। सेकंड है, लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। थर्ड है, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों, पत्तियों तक जो जल और आवश्यक लवण जाते हैं वो केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही जाते हैं।
वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केशिकत्व टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके और मिट्टी में नमी बनी रहे। आप देखे होंगे कि जब गर्मी का सीज़न आता है और उसके बाद कभी बारिश होती है तो किसान अपने खेतों में जुताई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसमें केश नलियाँ बन जाती है एक टाइम के बाद, जब ज़मीन वैसे ही रहती है बंजर जैसी, तो उसमें एक केश नलियाँ बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पानी नीचे ठीक से ऑब्जर्व नहीं हो पाता ज़मीन में। इसलिए किसान खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि वो केश नलियाँ टूट जाए और पानी अच्छे से अंदर ज़मीन पी ले और उसमें नमी बनी रहे। अब हम केमिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। विज्ञान की वह शाखा केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में बन चुका है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वो है कीमिया शब्द से, जिसका अर्थ है काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या है? काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। किसे कहते थे? काली मिट्टी को केमी कहते थे। कौन? मिस्र के लोग। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। रसायन विज्ञान के जनक लेवाइसिए को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है कि रसायन विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, तो लेवाइसिए को। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति हम देखते हैं। पदार्थ क्या होता है? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जल, हवा, बालू, मिट्टी इत्यादि, ये सब क्या है? पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पहली अवस्था है ठोस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार, आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या होता है? जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। जैसे लकड़ी की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा इत्यादि। नेक्स्ट पदार्थ की अवस्था है द्रव अवस्था। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। जैसे अल्कोहल, जिसे शराब भी कहते हैं, होता है, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल इत्यादि। तो इनका क्या होता है? आकार मतलब निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या निश्चित होता है। नेक्स्ट है पदार्थ की गैसीय अवस्था। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो। क्या? जिसके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित ना हो, वो क्या होते हैं? गैस कहलाते हैं। जैसे हवा, ऑक्सीजन इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता। इसका विचरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपादित किया जा सकता है। और जो जल है, तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। कैसे? ठोस यानी बर्फ के रूप में, द्रव पानी, गैस जब हम पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो वो गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है, तो वो है जल। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आयोडीन, कपूर हम देखते हैं कि जब उसको जलाया जाता है वो तो जैसे ठोस रूप में होती है, जब जलाते हैं तो ठोस रूप में होती है, पर जलने के बाद वो गैस बनकर उड़ जाती है, द्रव का रूप नहीं लेती। उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की चौथी अवस्था पूछ ली जाती है, इसे आप याद रखिएगा। चौथी अवस्था होती है पदार्थ की प्लाज्मा और पांचवी होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। द्रव का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है
परमाणु कहलाता है। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है देखते हैं। यह परमाणु का ऋण आवेशित मूल कण है जिसकी खोज सर जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। यह नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग शून्य माना जाता है। इस पर इकाई ऋण आवेश रहता है। नेक्स्ट है प्रोटॉन। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी और यह धन आवेशित होता है। अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन कैसा होता है? धन आवेशित होता है। और प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने। इनके आविष्कारक बहुत एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तो आप इन्हें याद रखिएगा। यह नाभिक में उपस्थित होते हैं। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का? 1836 गुना। प्रोटॉन का सापेक्षता मान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जो प्रोटॉन का सापेक्षता मान है वो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है और इस पर इकाई धन आवेश होता है। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। केवल हाइड्रोजन 1, कौन सा? हाइड्रोजन 1 एक ऐसा स्थायी नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। जिसमें क्या नहीं होते? न्यूट्रॉन नहीं होते। क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा स्थायी नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, वो है हाइड्रोजन 1। इलेक्ट्रॉन नाभिक से विद्युत चुंबकीय बलों द्वारा बंधे होते हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की समान संख्या वाला परमाणु उदासीन होता है। जिस भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। यानी कि अगर किसी में 2 है और प्रोटॉन में भी 2 है, इलेक्ट्रॉन में भी 2 और प्रोटॉन में भी 2, तो वो परमाणु क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से कम हो तो परमाणु पर धन आवेश होता है। ओके। और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो तो परमाणु पर कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। परमाणु पर ऋण आवेश होगा जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होगी, अर्थात परमाणु आयन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। और लुईस द ब्रोगली के अनुसार कथन है, सभी कण तरंग के समान व्यवहार करते हैं। सभी कण जो है तरंग के समान व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। और इसका आवेश लगभग कितना होता है? 0 होता है। यह नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। इसका प्रतिकण एंटी न्यूट्रॉनो है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं रहता। न्यूट्रॉन में क्या है? इसका कोई आवेश नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक, इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु नाभिक पर स्थित धन आवेशित इकाइयों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। यह प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है और यह परमाणु का मूलभूत गुण है। उदासीन परमाणु में यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होता है। इसे परमाणु के प्रतीक के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। परमाणु के प्रतीक के नीचे कहाँ लिखा जाता है? जैसे बाईं ओर लिखा जाता है। ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यमान संख्या। यह न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की कुल संख्या का योग होता है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की कुल संख्या का योग होता है। इसको परमाणु के प्रतीक के ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है। और द्रव्यमान संख्या बराबर भी पूछ लिया जाता है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है
प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसे हमने यहाँ पे जान लिया यह न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, तो हम उसे ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ओके, समस्थानिक के गुण देखते हैं। तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं। जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक स्थान ग्रहण करते हैं। जो तत्व के समस्थानिक है आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं, और आवर्त सारणी के लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो देंगे अगले वीडियो में। तत्व के सभी समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि सभी समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं समभारिक क्या होते हैं। समभारिक, इनमें द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, समान होती, परंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे इनमें न्यूक्लियॉनों की संख्या समान तथा प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। कैसी होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। समभारिक के गुण, अधिकांश भौतिक गुण एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, भौतिक गुण। ओके, साथ ही रासायनिक गुण एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। यानी कि भौतिक गुण तो एक दूसरे से भिन्न होते ही हैं, और जो रासायनिक गुण हैं वो हमेशा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेंगे। कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। कार व मोटरसाइकिलों में जो भी पेट्रोल हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। वेल्डिंग में किन गैसों का मिश्रण यूज़ होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है पिछले एग्जाम्स में। वेल्डिंग में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है, और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। सोना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम धातु है, इससे सिर्फ अगर इसी का आभूषण बनाए तो इससे नहीं हो पाएगा, आभूषण उतने अच्छे डिज़ाइन नहीं आ पाएंगे, इसलिए उसकी कठोरता के लिए इसमें तांबा धातु को मिला दी जाती है। नेक्स्ट है तारपीन का तेल भाप आश्वन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कैसे किया जाता है, भाप आश्वन विधि द्वारा। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट, और इसे धावन सोडा भी कहते हैं, और खाने का सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम इसमें अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसे ऐसे याद रखिएगा कि खाना कौन बनाती है, बाई बनाती है, खाने वाली बाई। तो खाना बनाने वाले सोडे का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग या धावन सोडे का नाम है सोडियम कार्बोनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसा कि आप सब जानते हैं ओजोन परत को जीवन रक्षक परत भी कहते हैं, और इसका सिंबल होता है O3, और इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, हानि पहुंचाता है, जो अधिकांश AC और एयर कंडीशनर वगैरह और फ्रिजों से निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो ओजोन परत को हानि या क्षति पहुंचाती है। LPG में गंध के लिए सल्फर के यौगिक, जो LPG गैस है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें किस लिए, गंध के लिए, ताकि अगर कभी लीकेज हो गैस तो उसमें से एक गंध आ सके, उसके लिए सल्फर का यौगिक है ये, कौन सा, मिथाइल मरकैप्टेन। इसे मिला दिया जाता है, जब भी गैस लीक होती है तो यही हमें स्मेल आती है।
मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? यूरोक्रोम की। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो आप इसे याद रखिएगा, मीथेन गैस। अधिकांश सिर्फ गोबर गैस ही नहीं, जहाँ भी दलदली क्षेत्र होता है या दलदली भूमि होती है वहाँ पे मीथेन गैस की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है अश्रु गैस। अश्रु गैस या रुलाने वाली गैस, तो इसका रासायनिक नाम देखते हैं, क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन किसका रासायनिक नाम है? अश्रु गैस का। नेक्स्ट है हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस। इस गैस का यूज़ अधिकांश जो दांत के डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ताकि जो पेशेंट है उसका मुंह खुला रहे। तो ये हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ये याद रखिएगा क्योंकि ये अधिकांश पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7। तो जो वर्षा का जल है उसका पीएच मान भी 7 होता है और वो उदासीन होता है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो मूत्र का पीएच मान भी 7 से कम होता है, इसलिए मूत्र क्या है? अम्लीय है। और अब देखते हैं नेक्स्ट, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो क्षारीय विलयन क्या हो गया? रक्त, क्योंकि रक्त का पीएच मान भी 7 से अधिक होता है। हम पीएच मानों पे एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जिसे हम ट्रिक से याद करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो भी नए वीडियो डले उसकी लिंक आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, जल की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होती है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। जब हम पटाखे फोड़ते हैं और उसमें जब हरा रंग निकलता है तो वो क्या होता है? बेरियम होता है। बेरियम के कारण ही आतिशबाजी में हरा रंग निकलता है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस लेपित किया जाता है। दिया सलाई की जो फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ पे माचिस बनती है और माचिस में जो तीली लगी होती है वो किसकी होती है? लाल फास्फोरस की। और नेक्स्ट है, चूहा मार दवाई बनाने में सफ़ेद फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। चूहा मार जो दवाई आती है वो सफ़ेद फास्फोरस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराना होता है तो उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है? सिल्वर आयोडाइड का। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों की वायु में रहने के कारण होती है। जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैस की उपस्थिति होती है तो अम्ल वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन जो कि क्या है? अधातु है। इसका प्रयोग कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में होता है। जो कंप्यूटर में एक चिप लगी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? सिलिकॉन अधातु की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बन चुका है कि कंप्यूटर की चिप किस धातु की बनी होती है, तो सिलिकॉन अधातु है। नेक्स्ट हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का। बायोलॉजी का अर्थ है, बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, यानी लाइफ की स्टडी ही क्या है? जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क तथा जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रिवेरिनस किसने? लेमार्क और ट्रिवेरिनस ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। कब हुआ था? अरस्तु के काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं
जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक और इन्हें ही जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। सन 1753 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, इन्होंने ही जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द जेनेटिक नेम होता है और दूसरा जाति नेम होता है। नेक्स्ट है वंश तथा जाति नामों के बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा, जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे उदाहरण देखते हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस लिन। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। वास्तव में लिन लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। और बाकी हम सभी जंतुओं के वैज्ञानिक नामों को नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान में हम सबसे पहले जीवद्रव्य को देखेंगे। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक गाढ़ा रंगहीन है। गाढ़ा रंगहीन पदार्थ यानी रंग, इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है। पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवद्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। नेक्स्ट है जीवद्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह है कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कोशिका द्रव्य कहाँ रहता है? कोशिका के केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीचों बीच। और केंद्रक द्रव्य यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। नेक्स्ट है जीवद्रव्य 4 तत्वों से मिलकर बना है। पहला है ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। नेक्स्ट है जीवद्रव्य का लगभग 80% भाग जल का बना होता है। जो जीवद्रव्य है उसमें से 80% तो पानी होता है। जीवद्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में बन चुका है, सो फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कोशिका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को या कोशिका अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है, जो यह बैक्टीरिया है। इसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, ये लंबी है सबसे और ये सबसे बड़ी कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइडन और स्वान ने किया था। कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिका अंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक नाम की कोई भी विकसित कोशिका नहीं होती।
अधिकांश जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवालों में ही ऐसी कोशिकाएं मिलती है। सेकेंड कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होती है। नेक्स्ट है कोशिका के मुख्य भाग। पहला है कोशिका भित्ति। यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति है केवल पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधों में ही पाई जाती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका का निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेंटिडोल्केन का बना होता है। सेकेंड है कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। या तो कोशिका में कोई पदार्थ अंदर जा रहा होता है या कोई पदार्थ बाहर आ रहा होता है। इसका निर्धारण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करती है। नेक्स्ट है हमारा तारक काय। तारक काय, इसकी खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जो तारक काय है वो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट है अंतःप्रदप जालिका। इसकी खोज सर गार्नियर द्वारा की गई थी। अधिकांश इसकी खोजें पूछी जाती है तो आप इन्हें याद रखिएगा कि इसके खोजकर्ता कौन है? सर गार्नियर। एक और यह है केंद्र झिल्ली से तथा दूसरी ओर कोशिका कला से संबद्ध होती है, यानी कि एक तरफ से केंद्र झिल्ली से और दूसरी ओर कोशिका कला से ढकी हुई होती है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। अतः अंतःप्रदप जालिका मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करती है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पेलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। सर्वप्रथम पादप कोशिका में किसने देखा? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि सर्वप्रथम राइबोसोम को पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा है और जंतु कोशिका में जी.ई. पेलाडे ने देखा है। 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह है राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है और यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो वो है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज सर्वप्रथम अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने किया? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। कोशिका में क्या इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है गोल्जी काय। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की है। वो इटली के रहने वाले हैं। तो कैमिलो गोल्जी, हम इससे याद रख सकते हैं कि गोल्जी काय और यहाँ पे भी गोल्जी आ रहा है। तो गोल्जी काय की खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। यह कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और अन्य पदार्थों को
उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ को या उस पदार्थ वाली पट्टिकाएं से उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। तो कोशिकाओं के यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। नेक्स्ट है लाइसोसोम। इसकी खोज सर्वप्रथम डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। हम इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, लाइसोसोम, लास्ट में क्या आ रहा? सोम, यानी कि कोई सोम रस। अगर उसमें कोई डूब जाए तो क्या होगा? उसे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो सोम रस है। तो हम इस प्रकार याद रख सकते हैं लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुवे ने किया था। यह सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरी होती है और थैली की जैसी इसकी रचना होती है। लाइसोसोम की थैली की तरह की रचना होती है। यह पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम की संरचना कैसी होती है, तो थैली नुमा होती है। इसका मुख्य कारण बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। अब हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जो सोम है वो बियर है। ये सोच लो कि जो सोम बोतल है उसमें अगर कोई डूब जाता है तो उसका क्या होता है? आत्मघात होता है। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है लवक। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लवक? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? हरित लवक। यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ क्या होता है? पर्णहरित होता है। हरे रंग का कौन सा पदार्थ होता है? पर्णहरित। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। किसकी सहायता से? हरित लवक की सहायता से। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। तो पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? हरित लवक को। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन का निर्माण होने के कारण होता है। सेकंड है अवर्णीय लवक। यह रंगहीन लवक है। इसमें कोई रंग नहीं होता है। अवर्णीय से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अ यानी नहीं और वर्णीय यानी रंग। अवर्णीय लवक में कोई रंग नहीं होता। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होती है। पौधे के मतलब वो भाग जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जैसे पौधे की हो गई जड़ें, भूमिगत तने आदि में यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। थर्ड है वर्णीय लवक। यह रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले व नारंगी रंग के होते हैं। यह पौधे की रंगीन भाग जैसे फूल, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। जैसे टमाटर में लाइकोपीन, यह एक वर्णीय लवक है। टमाटर में लाइकोपीन, यानी ये पूछा जाता है कि टमाटर का जो लाल रंग है उसका वर्णीय लवक कौन सा है, तो वो है लाइकोपीन। और गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। नेक्स्ट है अनुवांशिकी। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर संचरण की विधि को या उनके अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहन मेंडल ने 1822 से 1885 के बीच में दी थी। तो अनुवांशिकता के जनक कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसमें किया था अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग? मटर के पौधे में। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें एक संक्रिय तथा द्विसंक्रिय क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम दिया। नेक्स्ट है जोहानसेन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसेन ने। नेक्स्ट है मानव अनुवांशिकी।
ये तो हमने अभी पेड़ पौधों वाली अनुवांशिकी पढ़ी थी, अब हम मानव अनुवांशिकी पढ़ेंगे। गुणसूत्र का नामकरण W. वाल्टेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1888 ईस्वी में W. वाल्टेयर ने। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन। और मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20। नेक्स्ट है, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23-23 के जोड़े में उपस्थित होते हैं और मनुष्यों में संतान निर्धारण के लिए पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है मानव रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया अभी तक कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। कितनी होती है? शरीर के भार का 7%। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। रक्त कैसा है? एक क्षारीय विलयन है क्योंकि इसका मान 7.4 है। हमने पढ़ा था कि जिसका मान 7 होता है वो उदासीन होता है, 7 से कम वाला अम्लीय होता है और 7 से अधिक वाला क्षारीय विलयन होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। अगर पुरुष में 5 लीटर है तो महिलाओं में कितना होगा? 4.5 लीटर, 4.5। नेक्स्ट है, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। तो प्लाज्मा को देख लेते हैं। प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं, यानी नग्न होते हैं। प्लाज्मा के मुख्य कार्य देखेंगे। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के कारण ही होता है। नेक्स्ट है सेरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। अगर प्लाज्मा है और उसमें यह प्रोटीन को निकाल दें, किसे? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दें, तो अब जो शेष बचा रह जाएगा जो भी पदार्थ, उसे हम सेरम कहते हैं। नेक्स्ट है रुधिराणु। यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें आरबीसी कहते हैं। स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयतल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में क्या? केंद्रक नहीं होता, परंतु ऊंट और लांबा स्तनधारी अपवाद है क्योंकि इनमें केंद्रक पाया जाता है। जबकि स्तनधारियों में आरबीसी यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, परंतु ये अपवाद है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 व फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी के निर्माण में कौन कौन सहायक है? प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में ही हो जाती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन गया कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? यकृत और प्लीहा को। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हिम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। किसके कारण होता है? हिम नामक रंजक के कारण रक्त का रंग लाल होता है।
ग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक ह्यूमेटीन होता है। आरबीसी के मुख्य कार्य देखेंगे, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। शरीर की सभी सेल से क्या करता है, ऑक्सीजन को भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता या एनीमिया रोग होता है। सोते वक्त आरबीसी 5% तक कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC। आकार और रचना में यह किसके समान होती है? WBC के समान होती है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी इसका निर्माण हो जाता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन, ये पूछ लिया जाता है। और RBC का हमने अभी देखा 20 से 120 दिन। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। किस में होती है? रक्त में। और RBC की मृत्यु होती है प्लीहा और यकृत में। इसका मुख्य कारण मुख्य कार्य है इसका शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। नेक्स्ट है, इसमें सबसे अधिक 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं, रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करता है। आरबीसी और WBC का अनुपात होता है 600:1। यह अनुपात याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है रक्त बिंबाणु। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है। नेक्स्ट है, इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में सहायता करना है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे रक्त के कार्य। शरीर के ताप का नियंत्रण करना, शरीर को रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट है शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना और रक्त का थक्का बनाना। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना, लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। नेक्स्ट है मनुष्य के ब्लड ग्रुप हम देख लेते हैं। रक्त समूह की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला। किन्हें मिला? कार्ल लैंडस्टीनर को, क्योंकि उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। मनुष्यों की रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण आरबीसी यानी लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। इसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एंटीजन ए और सेकेंड है एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति में एंटीजन ए होता है और जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें एंटीजन बी होता है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन ए और बी दोनों ही उपस्थित नहीं होते हैं। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी कहा जाता है। जिसमें एंटीजन नहीं होता है उनमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। यानी कि ओ ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन नहीं पाए जाते तो इसमें क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी।
सर्वग्राही रक्तदाता समूह कौन सा होता है? AB, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। हमने अभी देखा कि इसमें एंटीजन A और एंटीजन V दोनों ही उपस्थित रहते हैं, इसलिए यह सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी AB रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति किसी से भी रक्त ले सकते हैं। और सर्वदाता रक्त समूह होता है O, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। इसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट है RH फैक्टर। सन 1940 ईस्वी में कार्ल स्टीनर और बिनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया, यानी रक्त में एक अलग प्रकार का एंटीजन का पता किया। इन्होंने रीसस नामक बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों में रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त RH पॉजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? RH पॉजिटिव कहलाता है। तथा जिन लोगों के रक्त में यह तत्व नहीं पाया जाता उनका रक्त RH नेगेटिव कहलाता है। जब भी रक्त देते हैं, हम किसी को देते हैं या डॉक्टर्स किसी को रक्त या जब खून की बोतल लगाते हैं तो उसमें RH फैक्टर की जांच की जाती है, क्योंकि RH प्लस वाले व्यक्ति को RH प्लस वाला ही रक्त दिया जाता है और RH माइनस वाले व्यक्ति को RH माइनस वाला ही रक्त दिया जाता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का में रक्त क्या है? RH प्लस है, यानी RH पॉजिटिव है। अगर उसको RH नेगेटिव वाला रक्त दे देंगे तो जब कुछ टाइम तक तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे उसमें ज़्यादा RH माइनस फैक्टर की उपस्थिति होगी तो उसकी जान भी जा सकती है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिकी वीडियोस के साथ। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।